नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस, जिसमें हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था और हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें देखा था कि सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, फूड। तो बच्चों देखिए क्या होता है ना, जो ओशंस होते हैं ना, इनसे हमें फूड भी मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, जैसे देखो आप सी फूड जानते होंगे, जैसे कि फिश हो गई, क्रैब्स हो गए, ये सभी आपको कहाँ से मिलते हैं, सीज से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेनी ऑफ अस इंक्लूड फिश इन आवर डाइट। मतलब हम में से कई लोग होंगे जो क्या खाते होंगे, फिश खाते होंगे, ठीक है। और हमें ये फिश कहाँ से मिलती है, रिवर्स, लेक्स एंड सीज से मिलती है। द प्रोपोर्शन ऑफ फिश इन सीज इज मच ग्रेटर देन ऑफ दोज इन रिवर्स एंड लेक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि जो फिश होती है ना वो सीज में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर्स एंड लेक्स। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इन इंडिया पीपल मेनली कंज्यूम। देखिए इंडिया में जो लोग हैं ना वो मेनली कौन कौन से फिशेस को कंज्यूम करते हैं। प्राउंस, ये फिश के ना नाम है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। जिसे क्या कहते हैं, कोलंबी कहते हैं। फिर क्लैम्स और क्रैब्स। क्रैब्स मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, केकड़ा होता है, ठीक है। फिर शेरफिश, मैक्रल, पॉम्फ्रेट, इंडियन शार्क, इंडियन सैल्मन एक्सेट्रा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट देखिएगा क्या दिया है, कैचिंग मरीन एनिमल्स इज अ लार्ज स्केल एक्टिविटी द वर्ल्ड ओवर। मतलब मरीन एनिमल्स को पकड़ना। अब मरीन एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो सीज में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मरीन एनिमल्स कहते हैं। तो मरीन एनिमल्स को पकड़ना ये क्या है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे। एंड इट इज वन ऑफ द एंशिएंट ऑक्यूपेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये ह्यूमन बींग्स का क्या है, वन ऑफ द एंशिएंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से ऐसा लोग करते आ रहे थे, मरीन एनिमल्स को पकड़ने का काम, ठीक है। एंड दो फूड इज द मेजर पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी, मरीन एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल्सो इन रिसर्च। देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये जो ऑक्यूपेशन है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज इसका क्या होता है, फूड होता है। लेकिन ये जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, इनका यूज किस किस लिए किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फूड के बारे में पढ़ा कि जो ओशियंस है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। तो ओशियन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोस्टल रीजन और कंटिनेंटल रीजन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए कोस्टल रीजन मतलब वो रीजन जिसके आसपास में क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे कि सीज और लार्ज रिजर्वायर्स। और कंटिनेंटल रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पर ना जो वाटर बॉडीज होते हैं ना, उस रीजन से बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, कंटिनेंटल रीजन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पर दिन भर का मैं बता रही हूँ आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कैसा होता है, लेस होता है। और कंटिनेंटल रीजन में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, मोर डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो कोस्टल रीजन है वहां पर डिफरेंस कम क्यों होता है, इसका रीजन देखिए यहाँ पर। मेन रीजन मिक्सिंग ऑफ वेपर इनटू एयर। मेन रीजन क्या है, जो वेपर रहता है, जैसे देखो इस रीजन के आसपास क्या है, वाटर बॉडीज है, तो उनमें से क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो वो जो वेपर है ना वो क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस वेपर इन द एयर अब्सॉर्ब्स एंड स्टोर्स द हीट रिलीज फ्रॉम द लैंड। तो ये जो वेपर रहता है ना, जो एयर में क्या है, मिक्स हुआ है, वो क्या करता है, जो हीट लैंड से रिलीज होता है उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज रिमेन्स इक्विएबल। इसी की वजह से कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना, वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, इक्विएबल रहता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, वी नो दैट द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स नियर परपेंडिकुलर सन रेज। देखिए हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ पर जो सन की रेज है ना वो कैसे पड़ती है, परपेंडिकुलरली पड़ती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सन है, ये अर्थ है,
और ये है इक्वेटोरियल रीजन, ये है पोलर रीजन, ये है पोलर रीजन। तो यहाँ पर सनरेज कैसे पड़ती हैं, एकदम परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं। और ये जो रीजन है पोलर रीजन और ये पोलर रीजन, यहाँ पर जो सनरेज है ये कैसे पड़ती है, स्लांट पड़ती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ये वाला एरिया है इक्वेटोरियल रीजन, ये ज़्यादा हीट हो जाता है और ये कम हीट होता है। और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, देखिए इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द टेम्परेचर ऑफ एयर इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे हीट क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट का जो एयर का टेम्परेचर है ना, वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर ऑन द अर्थ। तब अर्थ पे हाई और लो प्रेशर के बेल्ट्स फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं, इस इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखिए, विंड्स ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस इन दीज बेल्ट्स, दीज विंड्स आर कॉल्ड प्लानेटरी विंड्स। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाई और लो प्रेशर के क्या होते हैं, बेल्ट्स फॉर्म होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, विंड्स ब्लो करती है, मतलब जो हवा है वो क्या करती है, बहती है। और ऐसे विंड्स को हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी विंड्स कहते हैं। उसके बाद दिस विंड्स मूव द ओशियनिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। और ये जो विंड्स है ना, वो क्या करती हैं, जो ओशियनिक वाटर होता है ना, उनमें क्या करती है, मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। ठीक है, एंड दिस करंट्स आर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। और ये जो करंट्स है ये वार्म भी होती हैं और कोल्ड भी होती हैं। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, ये जो वार्म करंट्स है ना, ये क्या होती हैं, कोल्ड करंट्स की तरफ जाती हैं। और ये जो कोल्ड करंट्स है वो किधर मूव करती हैं, वार्म करंट्स की तरफ वो मूव करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट्स है ये इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन और पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। इससे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कोल्ड करंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, वार्म करंट्स, मतलब इसकी तरफ आ रही है, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, माइल्ड। मतलब ना यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर पहले हाई था, अब थोड़ा लो हो जाएगा। और ये जो वार्म करंट्स है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में जो करंट्स है वो किधर जाएंगी, पोलर रीजन की तरफ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर पहले लो था अब थोड़ा राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पढ़ा, सेकेंड पढ़ा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, देखिए, द ओशियन एक्ट एज द कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, है ना। यहाँ पर भी हमने टेम्परेचर का ही देखा कि ओशियंस जो है वो कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कि जो ओशियंस है वो कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि द ओशियन एक्ट एज द कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमने फूड के बारे में पढ़ा कि कैसे हमें ओशियन से फूड मिलते हैं, और हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, ओशियंस एंड रिसोर्सेज। तो वी गेट मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा फ्रॉम द ओशियन। मतलब हमें ओशियन फ्लोर से कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, लीड, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा। एंड वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। और हमें क्या क्या मिलते हैं, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलते हैं। ठीक है, और हमें ना कुछ प्रीसियस आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि पर्ल्स हो गया, कोरल्स हो गया, और ऑर्नामेंटल आइटम्स लाइक सेल्स। ठीक है, इतना हमने देख लिया। और एक और बात यहाँ पर देखिएगा, एज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम द सीज। और हमें कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सीज से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था ओशियंस एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। तो देखिए बच्चों, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही ओशियनिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, जिसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ओशियंस हैव प्रोवाइडेड एज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ओशियंस ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब देखो आप ना जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनसे अगर इस ट्रांसपोर्ट का कंपेयर करोगे तो ये आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है,
ये लेस कॉस्टली होगा और वो ना ज़्यादा कॉस्टली होंगे एज कंपेयर टू दिस। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ शिप्स, ट्रैवलर्स, बोट्स एक्सेट्रा। और लार्ज स्केल पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, मतलब किसका यूज़ करके होता है, शिप्स का यूज़ करके, ट्रैवलर्स और बोट्स का। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग वाटर वेज। और इंटरनेशनल ट्रेड लार्ज स्केल पे किसका यूज़ करके होता है, वाटर वेज का यूज़ करके होता है। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है, वाटर वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ओशियन करंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट। ओशियन करंट्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है किस में, वाटर ट्रांसपोर्ट में। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई शिप है, जैसे देखो ओशन करंट है, ठीक है, तो ओशन करंट एक डायरेक्शन में है और शिप भी उसी डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए ओशन करंट के साथ साथ जो शिप है वो भी जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो शिप है ना उसका फ्यूल बचेगा। तो इस तरह से जो ओशन करंट्स होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंडक्टेड ऑन मच हायर स्केल एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की मटेरियल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल्स, मेटालिक मिनरल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, वाटर ट्रांसपोर्ट इज गिवन प्रेफरेंस। मतलब क्या हुआ इसका कि जो बल्की मटेरियल्स है जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, फिर रॉ मटेरियल्स, मेटालिक मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो ओशंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में भी क्या होते हैं, एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, इश्यूज रिलेटेड टू ओशंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि ओशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, जो मैन है वो क्या करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं ना जिनके थ्रू क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। और pollution of oceanic waters is a major and serious issue that has developed in recent times। मतलब क्या हुआ इसका कि pollution of oceanic waters मतलब जो oceanic water है उसका pollution, ये इस टाइम पे क्या है, मेजर एंड सीरियस इशू है। ठीक है, अभी कौन कौन से मतलब कौन कौन से कारण है इसके कि जो ओशन का पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ऑयल स्पिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में आप देखना एक शिप बनी हुई है और उसमें से ना तेल निकल रहा है। ठीक है, तो यही है ऑयल स्पिल्स। मतलब क्या होता है, जो बोट रहती है ना उसमें से तेल का रिसाव होता है, तो इसकी वजह से भी जो ओशन का वाटर है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। और रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस इन द कोस्टल सिटीज इनटू द सीज। मतलब क्या हुआ इसका कि जो कोस्टल सिटीज है ना वहाँ का जो वेस्ट निकलता है वो सीज में डाल दिया जाता है, इसकी वजह से भी जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है। एंड मटेरियल थ्रोन आउट फ्रॉम शिप्स। मतलब शिप से क्या करते हैं, जब शिप लेके जाते हैं तो उसमें से जो भी मटेरियल निकलता है उसको किस में डाल देते हैं, उसी पानी में डाल देते हैं। एंड एक्सप्लॉयटेटिंग फिशिंग, उसके बाद कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज। मतलब देखिए आपको पता होगा कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जब उनको कट करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो ओशनिक वाटर है वो पॉल्यूट होता है। एंड डिजास्टर कॉज्ड बाय द वाटर माइंस, और वाटर माइंस की वजह से जो डिजास्टर होते हैं ये भी एक कारण है। एंड सवेज रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़। मतलब जो इंडस्ट्रीज और सिटीज़ है वहाँ का जो गंदा पानी होता है ना वो समुद्रों में, मतलब जो समुद्र होते हैं ना उसमें बहा दिया जाता है। ओके, एंड लास्ट वन इज एक्सकवेशंस कैरिड आउट इन द सीज। मतलब सीज में जो खनन होते हैं ना उसकी वजह से भी जो ओशन का पानी है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो ओशन का वाटर है वो पॉल्यूट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेसन नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।